युग गुस्से के साथ उन बोट फ्लाई को देखते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है उस काले साए को ग्रेवयार्ड कोठी से कैसे बाहर लाना है। उसने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई ना, अब मैं उसे बताऊंगा कि जब अपनों को चोट पहुंचती है तो कितना दर्द होता है। युग अपने अंदर की आग को बढ़ाते हुए कहता है, बड़ा प्यार है ना उस काले साए को इन बोट फ्लाई से। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मसल कर रख दूंगा अपने हाथों, मजबूर कर दूंगा उस काले साए को ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकलने के लिए। मैं भी देखता हूँ वो कैसे बाहर नहीं आता है। इतना कहकर युग बोट फ्लाई की दीवार के पास जाता है और उन बोट फ्लाई को अपने हाथों की गर्माहट से जलाने के लिए छूने लग जाता है। पर जैसे ही वो उन्हें छूने जाता है वो बोट फ्लाई उसके हाथ से दूर होने लग जाते हैं। वो उसके हाथ की पकड़ में नहीं आते हैं। युग बार बार उन बोट फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था पर नहीं पकड़ पा रहा था। वो बोट फ्लाई उसकी मुट्ठी बंद करते ही उसके हाथ की पकड़ से दूर हो जाया करते थे। युग गुस्से के साथ बड़बड़ाता है, ओह शिट, ये मेरे हाथ क्यों नहीं लग रहे, आखिर ये हो क्या रहा है। युग उन बोट फ्लाई को पकड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वो नोटिस करता है कि उन बोट फ्लाई के उड़ने की स्पीड कहीं ज्यादा थी उसके हाथ उनके पास ले जाने से। वो मन ही मन ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो वो उन बोट फ्लाई को पकड़कर ही दम भरेगा। युग इतने सारे बोट फ्लाई में से किसी एक बोट फ्लाई पर फोकस करने लग जाता है। वो अपनी नजरें उस पर टिका देता है। इस बार जब युग अपना हाथ उस बोट फ्लाई को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाता है तो उसके हाथ पर जो बवंडर का निशान बना हुआ था वो उभरने लग जाता है और उभरकर उसी जगह पर गोल गोल घूमने लग जाता है। बवंडर का निशान युग के हाथ की कलाई में ही मूव करने लग गया था। एकदम से युग को अपने आसपास तेज हवा का एहसास होने लग जाता है। उसे एहसास होता है जैसे बवंडर उसके हाथ के नीचे ही है। इस बार युग जैसे ही अपना हाथ एक बोट फ्लाई के पास ले जाता है वो बोट फ्लाई खुद उसके हाथों की तरफ खींचा चलाता है। जैसे ही वो बोट फ्लाई युग के हाथों की गिरफ्त में आता है युग तुरंत अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है और अपने अंदर की गुस्से की आग को भड़काने लग जाता है। जब युग अपना हाथ खोलता है तो देखता है कि उसके हाथ में उस बोट फ्लाई के जले हुए अवशेष थे। उसके अंदर की गर्माहट ने उस बोट फ्लाई को जलाकर खाक कर दिया था। उस बोट फ्लाई के जलते ही आसमान में मंडरा रहे काले बादल गरजने लग जाते हैं। उन बादलों के गरजने के साथ ही एक आदमी की डरावनी चीख सुनाई देती है। युग समझ जाता है कि वो चीख किसकी थी। युग अपने आसपास उस काले साए को ढूंढते हुए कहता है, अब पता चला तुझे, जब किसी अपने को चोट पहुंचती है तो कितना दर्द होता है, सीने में कैसी तड़प उठती है। युग बातें करते हुए अपने आसपास उस काले साए को ही ढूंढ रहा था पर वो उसे कहीं नहीं दिख रहा था। युग को इस चीज का पूरी तरह एहसास हो गया था कि उसके पास एक और शक्ति थी, हवा की शक्ति, जिससे वो किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच सकता था। उसके हाथों में बवंडर जितनी ताकत थी। युग फिर काले साए को ललकारते हुए कहता है, सामने आ काले साए, मैं आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर खत्म कर दूंगा। आज तेरा किस्सा खत्म होने वाला है। इतना कहकर फिर युग अपने आसपास देखता है पर उसे कोई हलचल होती हुई दिखाई नहीं देती है। सब कुछ पहले जैसा ही रहता है, उसे कुछ बदलाव नजर नहीं आता है। युग गुस्से के साथ कहता है, लगता है तू ऐसे सामने नहीं आने वाला, पर मुझे पता है तुझे तेरे बिल से कैसे बाहर निकालना है। बड़ा प्यार है ना तुझे तेरे इन बोट फ्लाई से, आखिर यही तो तेरे साथी हैं, साथी नहीं बच्चे हैं। बहुत सालों से जो पाल रहा था ना इन्हें तू इस ग्रेवयार्ड कोठी में, आज मैं इन्हें तेरे ही सामने यहीं पर जलाकर खाक कर दूंगा। तू बस देखते जा मैं क्या क्या करता हूँ। इतना कहकर युग अपने अंदर गुस्से की आग को और बढ़ाता है और धड़ाधड़ फुर्ती के साथ उन बोट फ्लाई को पकड़ने लग जाता है। जैसे वो बोट फ्लाई युग की पकड़ में आते जा रहे थे, जलकर खाक होते जा रहे थे। उनके मरने के साथ ही आसमान में बिजलियां भी तेजी से कड़कती जा रही थी, जैसे वो बिजलियां उस काले साए की चीखें हों। सारे काले बादल ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर ही आकर रुक गए थे। युग के हाथ में एक दो बोट फ्लाई आते तो कभी 4-5 आ जाते। युग इस वक्त उनको पकड़ते जा रहा था और मारते जा रहा था। शैतान को मारने के चक्कर में युग खुद शैतान बन गया था। उसके अंदर एक शैतान नजर आने लग गया था। सदियों पहले मजनू लैला के प्यार में पागल बना था और आज सदियों बाद युग यामिनी के प्यार में शैतान बनते जा रहा था। युग इतने गुस्से में था कि उसे खुद होश नहीं था कि वो क्या कर रहा था। वो बस एक के बाद एक बोट फ्लाई को मारे जा रहा था। युग एक के बाद एक बोट फ्लाई को मार ही रहा था कि तभी वो देखता है कि जिन बोट फ्लाई को उसने मारा था उनके राख से वापस से उनका शरीर अपने आप बनने लग गया था। उनमें फिर से जान आने लग गई थी। और ऐसा सिर्फ एक बोट फ्लाई के साथ नहीं हो रहा था, बल्कि उसने जितने भी बोट फ्लाई को मारा था उन सबके साथ यही हो रहा था। वो बोट फ्लाई वापस से जिंदा हो गए थे और जिंदा होते ही आसमान में पहले की तरह उड़ने लग जाते हैं। ये सब देखकर युग दंग रह गया था। उसके हाथ बोट फ्लाई को मारते हुए अपने आप रुक गए थे।
उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई मरी हुई चीज वापस से जिंदा हो सकती है, उसमें फिर से जान आ सकती है। ऐसा लग रहा था जैसे उन बॉटफ्लाई को कहीं से शक्तियां मिल रही हो, जिस कारण वो वापस से जिंदा हो रहे थे। और उन बॉटफ्लाई को शक्तियां कहीं और से नहीं बल्कि वहां पर मौजूद उस काले साए से मिल रही थी, जो कि इस वक्त ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मंडरा रहे बादलों में मिला हुआ था। युग को भी काले बादलों के अंदर वो काला साया दिखाई देने लग गया था। उन काले बादलों में युग उस काले साए की 2 पीली डरावनी आंखें एकदम साफ देख पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो काला साया युग पर हंस रहा हो और उसने जानबूझकर युग को ये सब करने दिया हो, ताकि वो देख सके कि युग के अंदर कितनी शक्तियां हैं, कितनी ताकतें हैं उसके अंदर। उस काले साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता था कि युग को शक्तियां मिल चुकी थी। युग उस काले साए को एकटक नजरों से देख ही रहा था कि तभी उसे यामिनी की आवाज सुनाई देती है, बचाइए युग बाबू, बचाइए मुझे, युग बाबू। जब युग यामिनी के पुकारने की आवाज सुनता है तो बौखला जाता है। उसके अंदर जितना भी गुस्सा था वो गायब हो जाता है। उसके अंदर का गुस्सा कम होते ही उसके अंदर का डर वापस से बढ़ने लग जाता है। उसे डर लगने लग जाता है कि कहीं यामिनी को कुछ हो न जाए। ये प्यार ही है जिसके कारण हमारे मन में डर पनाह ले पाता है, और वही डर युग के मन में वापस से पनाह लेने लग गया था। युग फिर ग्रेवयार्ड कोठी के ऊपर मंडरा रहे काले बादलों की तरफ देखता है, पर इस बार उसे काला साया वहां पर दिखाई नहीं देता है। युग काले बादलों को बारीकी से देख ही रहा था कि तभी उसे फिर यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है, बचाइए युग बाबू, अपनी यामिनी को बचाइए, युग बाबू मदद कीजिए मेरी, मैं यहाँ हूँ युग बाबू, यहाँ पर आइए। युग जब यामिनी की आवाज को गौर से सुनता है तो नोटिस करता है कि यामिनी की पुकारने की आवाज कहीं और से नहीं बल्कि ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर से आ रही थी। युग यामिनी की आवाज को फिर से सुनते हुए खुद से बड़बड़ाता है, ये तो यामिनी की आवाज है, इसका मतलब ये है कि यामिनी ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर है, उसकी जान खतरे में है, मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे उसे बचाना होगा, मैं आ रहा हूँ यामिनी, मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर युग बिना कुछ सोचे समझे ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाता है। यामिनी की आवाज सुनकर वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि भूल जाता है कि उसने उस काले साए के खिलाफ क्या जाल बिछाया था। अब युग खुद उस काले साए के जाल में फंसने जा रहा था। जब युग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर सन्नाटा छाया हुआ था। बिजली नहीं थी, पर जो लालटेन वाला झूमर लगा हुआ था उसके अंदर के लालटेन जल रहे थे, जिस कारण उसी की पीली रोशनी चारों तरफ बिखरी हुई थी। युग को हॉल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। युग बौखलाहट के साथ यामिनी को पुकारते हुए कहता है, यामिनी, यामिनी कहाँ हो तुम? देखो मैं आ गया, तुम कहाँ हो यामिनी? कोई जवाब नहीं आता है। ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर सन्नाटा छाया रहता है। युग अपने आसपास यामिनी को ढूंढने लग जाता है। युग ने पूरा हॉल ढूंढ लिया था पर उसे यामिनी कहीं नहीं दिखी थी। यामिनी को ढूंढने के लिए युग सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने ही वाला था कि तभी उसे यामिनी की फिर आवाज सुनाई देती है, मुझे बचाइए युग बाबू, मुझे बचाइए, अपनी यामिनी को बचाइए, मैं यहाँ हूँ युग बाबू। ये आवाज कहीं और से नहीं बल्कि युग के पीछे से आई थी। जब युग धीरे से पीछे पलटता है तो देखता है कि अंधेरे में एक कुर्सी रखी हुई थी जिस पर कोई बैठा हुआ था। वहां पर अंधेरा इतना ज्यादा था कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कुर्सी के ऊपर कौन बैठा हुआ है। झूमर के लालटेन की रोशनी उस हिस्से तक नहीं पहुंच पा रही थी। यामिनी की रोती हुई आवाज फिर सुनाई देती है, मुझे बचाइए युग बाबू, मुझे बचाइए। यामिनी के रोने की आवाज सुनकर युग भी भावुक हो गया था। वो भी धीरे धीरे अपने कदम उस कुर्सी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। यामिनी रोते हुए युग को पुकारते हुए बार बार यही बोले जा रही थी, मुझे बचाइए युग बाबू, मुझे बचाइए। युग भावनाओं में बह गया था और बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने कदम कुर्सी की तरफ बढ़ा रहा था। जब वो कुर्सी के पास पहुंचता है तो देखता है कि कुर्सी पर कोई दूसरे साइड मुंह करके बैठा हुआ था और वहीं से यामिनी के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। यामिनी की फिर आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, युग बाबू, आप आ गए मुझे बचाने, मुझे बचाइए युग बाबू। युग भी नर्म लहजे के साथ भावनाओं में बहते हुए बोल पड़ता है, हाँ यामिनी, मैं आ गया यामिनी। इतना कहकर युग कुर्सी को छूने लग जाता है। उसके छूते ही जो शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था वो पीछे पलट जाता है। जब युग उस शख्स का चेहरा देखता है तो डर कर तुरंत पीछे हट जाता है। कुर्सी के ऊपर कोई और नहीं बल्कि काला साया बैठा हुआ था, जो युग को देखकर जोर जोर से डरावनी आवाज में हंसने लग जाता है। उसकी डरावनी आवाज ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर गूंजने लग जाती है। डर के कारण युग उस काले साए से दूर हो गया और सीधे दीवार के पास चला गया था।
युग पसीने से लथपथ होने लग गया था। वो काला साया कुर्सी पर से खड़े होते हुए कहता है, मुझे पता था युग तू जरूर आएगा, पर यह नहीं पता था कि तू इतनी जल्दी आ जाएगा। आखिर ग्रेवयार्ड कोठी की याद तुझे यहाँ पर वापस ले ही आई। तू इस ग्रेवयार्ड कोठी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। आसानी से क्या, कभी नहीं छोड़ सकता। तेरा इस ग्रेवयार्ड कोठी से बहुत पुराना संबंध है, और संबंध इतनी आसानी से थोड़ी टूट सकते हैं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता है, खामोश रहता है। बस एकटक नजर से उस काले साए के काले धुएं से बने शरीर को देखते रहता है। वो काला साया यामिनी की आवाज में रोते हुए कहता है, मुझे बचाओ युग बाबू, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उस काले साए के मुंह से यामिनी की आवाज सुनकर युग समझ गया था कि उस काले साए ने उसके साथ छलावा किया था। उस काले साए ने यामिनी की आवाज निकाली थी उसको ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बुलाने के लिए। वो युग को कैसे भी करके ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर बुलाना चाहता था, जिसमें वो पूरी तरह कामयाब हो गया था। काला साया बातें करते हुए युग के एकदम नजदीक पहुंच गया था। इस वक्त युग और वो काला साया दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने थे। पहली बार युग उस काले साए को इतने नजदीक से देख रहा था। काले साए के बदन में से सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी, पर युग पर उस गंध का कुछ असर नहीं पड़ रहा था, जैसे वो उस गंध का आदी हो। काले साए के बदन में युग को बस उस काले साए की दो बड़ी बड़ी पीली आंखें दिखाई दे रही थी। जब युग काले साए की आंखों को अपने इतने नजदीक से देखता है तो उसके अंदर का डर खत्म हो जाता है। उसे याद आने लग जाता है कि उस काले साए ने उसके दोस्तों के साथ क्या क्या किया था। उसी ने यामिनी को वो सब करने के लिए मजबूर किया था। आज यामिनी उसके साथ नहीं थी तो उसकी वजह भी वो काला साया ही था। युग के अंदर का गुस्सा बढ़ने लग जाता है, और वो गुस्सा बढ़ने के साथ ही उसके अंदर की शक्ति भी, उसके हाथ की कलाई पर जो आग का निशान बना हुआ था, वो वापस से गर्म होने लग गया था और लाल रंग में चमकने लग गया था। काला साया युग की आंखों में देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ युग तू खुद यहाँ आ गया, वरना मैं खुद तुझे यहाँ पर बुलाने वाला था। अगर तू नहीं आता तो मेरा काम कौन करता। युग, मुझे तुझसे एक काम है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।